नेहा की शादी हो गई धूमधाम से। अब आंखों में हजार सपने लिए आ गई थी वो ससुराल। 1 ही घंटे का रास्ता था तो ज़्यादा देर भी नहीं लगी। जैसे ही वो ससुराल के गेट पर कार पहुंची, उसके कानों तक किसी की आवाज़ आई, अरे दुल्हन आ गई, जल्दी करो दुल्हन आ गई। कुछ रस्मों के साथ नेहा को अंदर लाया गया। इस बीच किसी ने उसके सिर का पल्लू एकदम नाक के नीचे तक खींच दिया। उसने सोचा भीड़ में गलती से किसी का हाथ लग गया होगा, तो उसने फिर से माथे तक कर लिया। लेकिन तभी सीमा ने कहा, जो कि उसकी ननद है, तो कि नेहा मम्मी ने बोला है थोड़ा पल्लू नीचे कर लो। और ये कहते कहते उसने फिर से पल्लू उतने ही नीचे कर दिया। अब नेहा को कुछ नहीं दिख रहा था क्योंकि पल्लू बहुत नीचे हो गया था। कुछ महिलाओं ने उसको दोनों तरफ से पकड़ रखा था, तो उन्होंने ही उसको कमरे में ले जाकर बैठा दिया। गर्मियों के दिन थे और लाइट भी नहीं थी उस समय, और कोई दूसरी व्यवस्था भी नहीं थी। पता चला कि यहाँ लाइट 12-12 घंटे नहीं रहती है। खैर, जैसे तैसे रात हुई, सब लोग चले गए कमरे से। तब नेहा ने कमरे की तरफ नज़र दौड़ाई। उसको कहीं से भी नहीं लगा कि ये नई नवेली दुल्हन का कमरा है। बिल्कुल एकदम साधारण, जैसे रोज एक चादर रहती है आम घरों में, और ऊपर से भयंकर गर्मी भी। अब नेहा कमरे में बिल्कुल अकेली थी। उसे अपने घर के कूलर की याद आ रही थी। मम्मी पापा। अब नेहा कमरे में बिल्कुल अकेली थी। उसे अपने घर के कूलर की याद आ रही थी। मम्मी पापा और बहन की भी याद आ रही थी। और वो सोचने लगी कि वो लोग तो कूलर का खूब मज़ा ले रहे होंगे और मुझे यहाँ गर्मी में मरने भेज दिया। बेचारी अभी छोटी उम्र की ही थी, मात्र 22 से 23 साल के बीच की उम्र थी उसकी। उसने सोचा मेरे पापा ने ये भी नहीं देखा कि इनके घर में कूलर है या नहीं। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि बाहर से सीमा की आवाज़ आई, नेहा चलो नहा लो। ऐसा कहते हुए वो कमरे में आ गई और बोली, चलो तुम्हें बाथरूम दिखा देती हूँ जहाँ तुम्हें रोज नहाना है। नेहा बाथरूम में गई तो बिल्कुल अंधेरा था वहाँ। इतने में सीमा कैंडल लेकर आ गई और बोली, मैं हैंडपंप से पानी लेकर आती हूँ, तब तक आप ये कैंडल जलाओ। मतलब साफ था, वहाँ कोई नल नहीं था बाथरूम में। नेहा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा उसके साथ। कल तक जो लड़की फव्वारे के नीचे बाथ टब में बैठकर नहाती थी, वो आज इस तरह से नहाने जा रही है, बिना लाइट के बाथरूम में, बिना टैप के बाथरूम में। नेहा बाथरूम में ही बैठी रही थोड़ी देर तक और सोचने लगी कि क्या कुछ अफसर लोग ऐसे भी जीते हैं। उसके पापा और ससुर दोनों सरकारी अफसर थे, लेकिन दोनों के स्टैंडर्ड में जमीन आसमान का फर्क था। ससुर जी ने अपना घर बना लिया था, लेकिन पापा अभी भी सरकारी क्वार्टर में थे और वहीं से नेहा की शादी की थी। बाथरूम में ही बैठे बैठे नेहा के मुंह से पहली बार निकला, काश पापा एक बार आकर अजय का घर शादी से पहले देख तो लेते। लेकिन उन्होंने ये जरूरी ही नहीं समझा, क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं कि कुछ अफसर ऐसे भी जीते होंगे। नेहा ये सोच सोच के रोती जा रही थी कि तभी सासू माँ की आवाज़ आई, सो गई क्या? 1 घंटे से बाथरूम में क्या कर रही है?
नेहा जैसे तैसे बाहर आई, पसीने से तरबतर, क्योंकि नहाना ना नहाना एक बराबर था उस गर्मी के दिन में बिना लाइट के घर में। कुछ रस्म और रिवाज फिर से शुरू हो गए और रात हो गई। अजय और नेहा दोनों बहुत थक गए थे और उनके कमरे के बाहर कुछ रिश्तेदार चारपाई डालकर सोए थे कि इतनी गर्मी में थोड़ी हवा लगेगी। तो ये इंतजाम था नेहा की पहली रात के लिए उस घर में। सब जैसे सेंसलेस हो गए थे। मतलब आप कुछ बात भी करते आपस में तो सबको सुनाई देता। तो बस थकान के कारण बिना पंखे के भी नींद आ गई नेहा को, और वो तब खुली जब सासू माँ की आवाज आई, अजय, ए अजय। हाँ मम्मी, क्या हो गया? अजय बोला। मम्मी ने बोला, नेहा को बोलो नहा ले, नहीं तो मेहमान उग जाएंगे, फिर बाथरूम खाली नहीं मिलेगा, 4 बज चुके हैं। लेकिन अभी तो अंधेरा है मम्मी, पहले मेहमान ही नहा ले। लेकिन अभी तो अंधेरा है मम्मी, पहले मेहमान ही नहा ले, फिर नहा लेगी वो। अरे तुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। घर की बहू को 4 बजे तक उठकर रोज नहा लेना चाहिए, घर वालों के उठने से पहले। आज बता दिया है, कल से बोलना ना पड़े। हमारे खानदान का यही नियम है। आप तो कभी 4 बजे उठकर नहीं नहाई, फिर किस खानदान की बात कर रही है आप में? अजय बोला। अभी बीबी को आए 1 दिन भी नहीं हुआ, तेरी तो बहुत जबान चलने लगी, माँ चिल्लाई। उन दोनों की बातचीत सुनकर नेहा के साथ साथ और लोग भी घर के उठकर आ गए वहां। नेहा बाथरूम की तरफ भागी, लेकिन बाथरूम में तो ना बाल्टी थी और ना लाइट। वो भागकर बाहर आई और बोली, मम्मी जी बाल्टी नहीं मिल रही, पानी किस में भरूं? तब तक हैंडपंप चलने की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अजय पानी भर रहा था। तो नेहा ने कैंडल जलाई और बाथरूम में चली गई। अजय ने पानी भरकर बाथरूम के अंदर रख दिया। 1990 में लोग लाइट ना होने पर कैंडल या लालटेन ही जलाते थे। ये उस समय की ही बात है। जब नेहा नहाकर बाहर आई तो उसने देखा कि माँ सब रिश्तेदारों को इकट्ठा करके जोर जोर से बोल रही थी कि आज तक मेरे लड़के ने मेरे सामने एक आवाज़ नहीं निकाली और आज ये मुझसे जबान लड़ा रहा। एक ही रात में इस लड़की ने मेरे लड़के को क्या सिखा पढ़ा दिया मेरे खिलाफ, जो वो इतनी सुबह सुबह चिल्ला चिल्ला के रोती जा रही थी और यही सब बोलती जा रही थी। नेहा को कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। उसने ये सब ना कभी देखा था और ना ही कभी सोचा था। वो बहुत घबरा गई थी और जाकर चुपचाप वहीं खड़ी हो गई जहां सब खड़े थे। इतने में सीमा बोली, तुम सबके सामने कैसे आ गई? जाओ अपने कमरे में। तो नेहा ने कहा, दीदी क्या हुआ? मम्मी जी क्यों इतना रो रही? तो सीमा बोली, तुमने पहले दिन ही भैया को मम्मी के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। आग लगाकर पूछती हो क्या हुआ है? लेकिन दीदी मेरी तो कोई बात नहीं हुई इनसे, सब कमरे के बाहर ही लेटे थे तो मैं कुछ बोल भी ना सकी, और आप इन लोग से ही पूछ लें, किसी से भी। इतने में मम्मी चिल्लाई, अब तू क्या नाटक कर रही? अच्छी बनने का? तेरी जैसी को मैं खूब अच्छी तरह से जानती हूँ। नेहा के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी थी। ये किन लोगों के बीच में आ गई थी वो? बिना बात के साथ इतना हंगामा कर रही,
वो भी सुबह सुबह। उसके साथ सास ननद का ये अजनबी व्यवहार, वो बहुत हैरान थी, जबकि वो पहले से उस फैमिली को जानती थी, उसके पापा मम्मी। बस वो अजय को नहीं जानती थी, क्योंकि वो बाहर हॉस्टल में पढ़ता था और कभी कभी अपने घर आता था, तो वो दूर से देख लेती थी, लेकिन कभी बातचीत नहीं हुई थी। पहले दिन ही नेहा का इस तरह से स्वागत हुआ। उसको कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि उसका अपने ससुराल में इस तरह से स्वागत होगा। अब दिन के 11 बज चुके थे, लेकिन नेहा को अभी तक किसी ने चाय तक नहीं पूछी थी। अजय भी तब से कमरे में नहीं आया था। किसको बुलाए, किससे बात करे? तभी एक लेडी ने दरवाजा खोला और बोला, अरे बेटा, क्या बोल दिया तुमने अजय को, जो वो अपनी माँ से ऐसा बोल रहा था? क्योंकि आज तक तुम्हारी सास के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई ऐसा बोलने की। नेहा ने पूछा, आप कौन? तो वो बोली, मैं तुम्हारे ससुर के भाई की पत्नी हूँ और तुम्हारी सास की जिठानी। तुम्हारी सास की तो ये पुरानी आदत है हंगामा करने की बेटा। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, वो तो कुछ भी खींच के मार भी देती है गुस्से में सामने वाले को। मुझे भी मार चुकी है और तुम्हारे ससुर को तो बहुत बार मार चुकी है। हम लोग इज्जत के पीछे चुप रहे और रिश्ता बनाए रखे, वरना हम तो शादी में भी नहीं आते। इसमें ईगो कूट कूट कर भरी है और इसकी बेटी सीमा भी इसी पर गई है। बेटा, मैं तुम्हें एक बात बोल रही, गांठ बांध लो। अगर सुखी रहना है तो कभी अपनी सास के सामने मुंह नहीं खोलना। चाहे वो जो भी कहे उसको सुन लेना, नहीं तो वो तुम्हें इस घर में रहने नहीं देगी। शुरू से ऐसी ही है ये। जब अजय 1 महीने का था, तभी ये गांव से लड़ाई करके अपने पति के साथ शहर आ गई। फिर कभी वापस नहीं गई ससुराल। बस मेरे बच्चों की शादी में आई थी 1-2 दिन के लिए, इसलिए मुझे भी निभाना पड़ रहा, वरना इसका व्यवहार तो हम लोगों के साथ रहा ऐसा, उस वजह से हम इससे बोलते भी नहीं। ये सब बात वो बहुत धीमे बोल रही थी। उसमें से कुछ तो सीमा को सुनाई दे गया जैसे लग रहा था, लेकिन नेहा को सुनाई भी नहीं दिया। अचानक से सीमा कमरे में आ गई तो ताई जी घबरा कर बोली, अरे बेटा, तूने कुछ खाया कि नहीं? मेरा तो व्रत है एकादशी का। तो नेहा ने ना में सर हिला दिया। तो ताई जी बाहर खाने के लिए लेने चली गई उठ के तुरंत, क्योंकि सीमा अंदर आ गई थी। उन्होंने सीमा को देख लिया था आते हुए। जैसे ही वो दरवाजे के बाहर निकली, सीमा ने बोला, सिखा आई ताई जी नेहा को? और उसने नेहा को एक प्लेट पकड़ाते हुए बोली, लो खाना खा लो और अब कल से किचन का काम भी शुरू कर दो, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और मम्मी भी बुढ़ापे में सबके लिए खाना थोड़े नहीं बनाएंगी। वैसे भी अब आगे तुम्हें ही करना है, तो कल से शुरू कर दोगी तो ठीक ही रहेगा। मतलब शादी के तीसरे दिन से ही सुबह के 4 बजे नेहा नहाकर सीधे रसोई में घुस गई। लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कैसे करे।
तो वो लगभग 1 घंटे तक बस साफ सफाई करती रही, क्योंकि 4 बजे और कोई दूसरा नहीं उठा हुआ था। 1 घंटे साफ सफाई करने के बाद सीमा भी उठ गई और उसने बोला, नेहा पहले थोड़ा हलवा बनाकर शुरुआत करो। तो नेहा ने हलवा बना दिया और ननद ने सबको परोस दिया। साथ ही साथ ये भी बता दिया कि लंच और डिनर में क्या बनेगा। अब तो ये रोज का सिलसिला हो गया था। नेहा 4 बजे उठती, नहाती, धोती और पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाती। तब सब उठते, फिर चाय नाश्ता और उसके बाद उसके बर्तन धोती, फिर लंच बनाती और फिर उसके बर्तन धोती, फिर डिनर बनाती, सबको खिलाती और फिर उसके बर्तन धोती, फिर सास के कमरे में जाकर उनके पैर दबाती, तब तक दबाती जब तक कि वो सो ना जाती। मतलब कि कम से कम 1 घंटे तो जरूर दबाती और कभी कभी तो उससे भी ज़्यादा टाइम तक दबाना पड़ता था, क्योंकि तब तक सास नहीं सोई हुई थी। ये बात उसकी मम्मी ने बोला था कि बेटा, सास के पैर दबाने से उनके अंदर बहू के प्रति प्रेम बढ़ेगा, इसलिए तुम अपनी सास के पाँव जरूर दबाना। तो नेहा ने भी वैसा ही शुरू किया और सास ने भी कभी मना नहीं किया, बल्कि सास तो कई बार ननद के पैर भी दबाने के लिए कहती थी नेहा से, लेकिन उसकी ननद सीमा ने कभी नहीं दबाए। बस सुबह से शाम तक घर वालों के खाने की व्यवस्था और फिर बर्तन व साफ सफाई, यही सुबह से रात तक करती थी। कभी भी नेहा 12 बजे से पहले सोने नहीं जाती थी अपने कमरे में। ऐसा नहीं था कि सास और ननद काम नहीं करती थी, लेकिन उनकी अपनी मर्जी थी कि वो कभी कुछ हेल्प कर दिया करती थी और नहीं मन हुआ तो कभी सुबह से ही खा पीकर बाहर चली जाती थी। सीमा अपने पति के साथ कभी मार्केट गई तो कभी किसी से मिलने बाहर चली गई, कभी किसी फ्रेंड के यहाँ गई, क्योंकि उसका तो ये मायका था। नेहा तो वहाँ किसी को नहीं पहचानती थी और ना ही उसको कहीं जाने की फुर्सत थी। नेहा की ननद अजय से छोटी थी, लेकिन नेहा से बड़ी थी और उसकी शादी भी अजय से 2 साल पहले ही हो गई थी। तो वो अपने पति और 5 से 6 महीने के बच्चे के साथ अपने मायके में ही रहती थी। ससुराल कभी महीने 2 महीने के लिए जाती थी और फिर मायके आ जाती थी। जैसे ही सीमा ससुराल जाती तो मम्मी उसकी बोलने लगती थी, मुझे बेटे को देखने का बहुत मन हो रहा। तो फिर बेटी आ जाती और फिर 4-5 महीने रहती। इसी तरह सिलसिला चलता रहता। फिर कुछ दिन के लिए ससुराल जाती और फिर 3 से 4 महीने के लिए मायके में आ जाती। और जब वो मायके आती तो उसका पति भी, मतलब दामाद भी, उसके साथ ही अपने ससुराल में रुकता। ये सब अब नेहा सहन नहीं कर पा रही थी। इतना काम, और क्योंकि उसकी जो ननद थी वो कई बार नेहा की सास को अजय और नेहा के खिलाफ भड़काती थी और मम्मी से डांट भी खिलाती थी। तो नेहा बहुत परेशान हो गई थी इस तरह की जिंदगी जीते जीते। उसे लगने लगा था अब ये ज़्यादा नहीं झेल पाएगी इन सब चीज़ों को। नेहा ने अपने मायके में कभी भी पूरा खाना एक साथ नहीं बनाया था,
लेकिन यहाँ उसको दिन भर खाना बनाने के साथ साथ और भी बहुत कुछ करना पड़ता था। वो बहुत परेशान रहने लगी थी। जो लड़की अपने मायके में इतनी शान शौकत से रहती थी, उसकी हालत ससुराल में नौकरानी जैसी हो गई थी। कोई उससे प्यार से नहीं बोलता था। सब उसके काम में कमियां निकालते थे कि ये कैसे बना दिया, वो कैसे कर दिया, ये ऐसे थोड़ी ना करते हैं, कभी काम नहीं किया क्या, तेरी मम्मी ने यही सिखाया क्या, अगर कहीं बहुत दहेज दिया होता तो क्या करते, उन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया। ऐसे बीच बीच में नेहा को सुनने को मिलता रहता था। ये बात नेहा ने अपने मम्मी पापा को कई बार बताया कि अब उससे वहां नहीं रहा जा रहा। और उस रात के बाद जिस दिन उसकी सास ने हंगामा किया था शादी के दूसरे दिन, उसके बाद से तो अजय भी कुछ नहीं बोलते। लेकिन नेहा के मम्मी पापा उसको समझाते, बेटा सब ठीक हो जाएगा, अभी तुम्हारी बहन की शादी भी करनी है, कैसे होगी जब बड़ी लड़की घर में आकर बैठ जाएगी तो। अब नेहा ने फैसला कर लिया था कि वो अब रोज रोज की जिल्लत नहीं सहेगी। शादी से पहले भी तो वो नौकरी करती थी, तो अब क्यों नहीं वो नौकरी ज्वाइन करेगी, जिससे उसका थोड़ा मन चेंज हो जाए। लेकिन जब उसने ये बात अजय को बताई तो अजय ने कहा, मम्मी से पूछ लो, मुझे तो कोई एतराज नहीं। लेकिन जैसे ही नेहा ने ये बात सास जी को बोला, वज्रपात हो गया। और फिर ननद ने भी आग में घी डालकर भड़का दिया अपनी माँ को। खैर वो प्लान तो रिजेक्ट हो गया। इसी दौरान नेहा के पति की जॉब, जो प्राइवेट ही थी, छूट गई और वो भी सबके साथ घर में आके ही रहने लगा। इससे पहले 3 साल तक वो प्राइवेट नौकरी करता था बाहर, तो आता जाता रहता था, लेकिन नेहा को लेकर कभी अपने साथ नहीं गया। हिम्मत ही नहीं थी माँ के सामने ये कहने की कि मैं नेहा को भी ले जाऊंगा घुमाने के लिए। नेहा रोज प्लान बनाती कि आज वो पंखे से लटक कर अपनी जान दे देगी, क्योंकि वो बहुत परेशान हो गई थी इस तरह की जिंदगी से। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि शादी के बाद उसको इस तरह की जिंदगी झेलनी पड़ेगी। लेकिन जब भी वो इस तरह का प्लान बनाती, उसको कोई खाली कमरा नहीं मिलता, क्योंकि हर कमरे में कोई ना कोई होता। किसी कमरे में जीजा दीदी, मतलब उसके ननद नंदोई, किसी कमरे में उसके सास ससुर, किसी कमरे में उसके पति। हर वक्त कोई ना कोई, 3 से 4 कमरे ही थे, उसमें रहता ही। अब ये नरक नहीं भोग सकती, क्योंकि सास अब रोज किसी ना किसी बात पर कलह मचाती। जब से अजय घर आ गया था नौकरी छोड़कर, तब से और भी ज़्यादा वो कलह मचाने लगी थी। इधर अजय भी दूसरी नौकरी का फॉर्म भर रहा था, कुछ सरकारी और कुछ प्राइवेट। उधर सीमा को भी एक नौकरी का ऑफर आ गया उसके ससुराल से ही, तो वो बहुत खुश हो गई और अपने पति के साथ और बच्चों के साथ चली गई। अब नेहा को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि मम्मी को कोई भड़काएगा नहीं, ऐसा सोचकर उसने अपने दिल को समझाया कि अब आराम से तुम रह सकती हो, सिर्फ मम्मी को संभालना है तुम्हें, बाकी सब तो ठीक है। तो ऐसा समझाने के बाद उसने फिर से अपनी दिनचर्या शुरू की। कुछ दिन तो ठीक चला, लेकिन फिर से सीमा के फ़ोन आने शुरू हो गए मम्मी के पास। कई बार तो नेहा को अंदाज़ा हो जाता था
कि क्या बातचीत हो रही है उन दोनों के बीच। सीमा अक्सर पैसे की कमी का जिक्र करती अपनी मम्मी से, तो मम्मी पैसे भिजवाती ससुर जी के हाथ से और ये कहती कि बहुत दिन हो गए सीमा से मिले हुए, तो उससे मिलने जा रहे हैं। लेकिन नेहा को तो फ़ोन की बात काफ़ी कुछ सुनाई देती थी और समझ में भी आने लगी थी धीरे धीरे बात कि सीमा मम्मी से हर महीने पैसे मंगवाती है। अब हर महीने ही मम्मी पैसे का इंतज़ाम करती और दामाद जी कभी मिलने के बहाने आते और ले जाते। अक्सर वो हर महीने ही आने लगे थे, अकेले ही। सीमा की तो नौकरी लग गई थी, तो सीमा बहुत कम आने लगी थी, लेकिन उसके पति हर महीने ही आते थे और मम्मी बहाना बनाती थी कि इस शहर में किसी न किसी काम से दामाद जी आए हैं, तो मुझसे भी मिलने आ गए। लेकिन नेहा को ये बात पता चलती थी कि वो पैसा लेने आए। वो सोचती थी कि उस घर में क्या हो रहा है वो बेटे बहू को बिल्कुल भी नहीं मालूम। मम्मी ऐसा ही सोचा करती थी और अब तो ऐसा हो गया था कि वो एक एक पैसा बचा के रखती थी। ना तो अच्छा खाती थी और ना ही पहनती थी। यहाँ तक कि किराया भी जो मिलता था उसको भी वो उनके लिए ही बचा कर रख देती थी। कभी भी उन्होंने बेटे और बहू के हाथ पे किराए वाला पैसा नहीं रखा। एक दिन जैसे ही सीमा मायके से आई तो नेहा चाय बनाने चली गई। लेकिन इतने में उसको याद आया कि एक बार मम्मी से पूछ ले कि वो आज चीनी वाली चाय पिएंगी या बिना चीनी वाली, क्योंकि नेहा की सास कभी चीनी की चाय पीती थी और कभी अचानक से बिना चीनी की चाय पीना शुरू कर देती थी। और वो चाय जब ले जाती थी चीनी वाली तो बोलती थी, तुमने पूछा क्यों नहीं? चाय बनाने से पहले हमेशा पूछ लिया करो। तो उस दिन भी नेहा के मन में आया कि क्यों ना मम्मी से पूछ लूं चीनी की चाय बनाने से पहले। तो कभी तो वो दो बार दिन में चाय पी लेती थी चीनी वाली, जब अपनी मर्जी होती थी। लेकिन अगर उन्हें कभी चीनी की चाय नेहा ने दे दी तो वो पूरा हंगामा शुरू कर देती थी कि तुमने पूछा क्यों नहीं। और अगर नेहा ने बोल दिया मम्मी आप तो कल पूरे दिन चीनी वाली चाय पी ली, तो बोलती हैं कल मन हो रहा था, आज मन नहीं हो रहा, तो तुझे पूछना चाहिए। तो अब नेहा जब भी चाय बनाती थी तो मम्मी से पूछ लेती थी। तो वही चीनी की चाय पिएंगे कि नहीं पूछने के लिए जैसे ही वो कमरे में घुसने वाली थी, उसने देखा मम्मी बहुत सारे पैसे सीमा के हैंड बैग में डाल रही थी और सीमा अपने बैग की सब चेन जल्दी जल्दी खोलने में जुटी हुई थी। अभी उसको आए मुश्किल से 10 मिनट ही हुए होंगे और ये सब हो रहा था उस घर में। नेहा ने अपने पैर पीछे कर लिए और सोचने लगी, शायद सास ने सोचा होगा कि अभी नेहा चाय बनाने गई है तो यही मौका है कि मैं पैसे बेटी को दे दूं, पता नहीं फिर कब मौका मिलेगा। नेहा ये सब देखकर वहां से उल्टे पांव वापस आ गई और उनको पता भी नहीं चला, क्योंकि वो दोनों अपने काम में ही बिजी थी। और फिर दोनों के लिए चीनी की ही चाय बना दी बिना पूछे। खैर उसके बाद सासू माँ ने फिर खूब हंगामा किया कि ये तो ऐसे ही करती है, बिना चीनी के ही कभी चाय पिला देती है, कभी कभी चाय में चीनी डाल देती है, ये तो हमेशा बिना मुझसे पूछे ही चाय पिलाती है मुझे। इस तरह की कुछ बातें उन्होंने फिर से सुना दी अपनी बेटी के सामने और अपने बेटे के सामने और अपने ससुर जी के सामने। खैर अब तो नेहा को इन सब चीज़ों की आदत पड़ चुकी थी
और दूसरे दिन ननद भी चले गए, ये बोल के कि ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं थी, माँ से मिलने का मन किया तो मैं आ गई। माँ की बहुत याद आ रही थी। नेहा मन ही मन सोच रही थी कि हाँ, वो तो मैंने देख ही लिया कि तुम किस लिए आई थी, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा दिया। धीरे धीरे सीमा की ये आदत ही बन गई थी कि वो मम्मी और ससुर जी से जितना ले सकती थी लेती थी, अपना दुख दर्द बताकर। पहले ससुर जी खुद जाते थे हर महीने मिलने के बहाने, और फिर किसी महीने दामाद जी आ जाते थे। लेकिन जब से बच्चा बड़ा हुआ तो हर महीने बच्चा आ जाता था मिलने के बहाने। लेकिन नेहा को पता था कि हर महीने वो किस लिए आते हैं, क्योंकि उसने एक बार इस तरह से देखा और भी कई बार जब ध्यान देना शुरू किया तो उसको महसूस होने लगा, और ध्यान देने से उसको पता चलने लगा कि पैसे अब हर महीने दिए जाते हैं। और कई बार उसने देखा, लेकिन कभी उसने उन लोगों को महसूस नहीं होने दिया, क्योंकि अगर वो कभी भी उन लोगों से बता देती कि उसको मालूम है तो वो उसका जीना हराम कर देती सासू माँ। लेकिन सासू माँ सोचती थी कि उनके बेटे बहू को कुछ भी नहीं मालूम चल रहा है जो कुछ वो कर रही हैं, और वो खूब झूठी झूठी कहानियाँ सुनाती, अपनी बेटी की तारीफ करती, अपने दामाद की तारीफ करती, जबकि असली बात तो नेहा को पता ही थी। कई बार नेहा ने देखा था कि उसकी सास ने जो पॉकेट अपने ब्लाउज में बनवाई थी, खुद नेहा से ही बनवाई थी, उसमें वो पैसे भर के ले जाती थी। कई बार ऐसी जगह पे ले गई, कई बार शादी होती थी या कोई फंक्शन होता था जहाँ पे उन्हें उम्मीद थी कि सीमा भी आएगी, मतलब उनकी बेटी भी आएगी। जैसे शादी ब्याह के कुछ ऐसा फंक्शन हो जाता था तो वो क्या करती थी कि उस पॉकेट में, ब्लाउज के पॉकेट में पैसा भर के ले जाती थी, और जब आती थी और वो कपड़े उतार के रख देती थी और नेहा उसको धोने के लिए उठाती थी तो वो ब्लाउज बिल्कुल खाली होता था, क्योंकि वो बेटी को वहाँ देकर आ जाती थी। और एक बार तो खुद नेहा ने ध्यान दिया कि मम्मी ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और दवा देने के बहाने बेटी को बुलाया। उस शादी के माहौल में भी बेटी जब इधर उधर जा रही थी तो उसको बुलाया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी से पापा जी से दवा मांग के दो। जबकि नेहा ने बोला दवा तो मेरे पास है, मैं दे रही हूँ आपके सांस फूलने की दवा। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, जो पापा जी के पास, मतलब उसके ससुर के पास दवा है वो ला रही है सीमा। उन्होंने सीमा से ही इसलिए मंगवाया कि जिससे वो बेटी से बातचीत कर सके और उस दौरान वो उसको पैसा दे सके जो कि वो उसके लिए छुपा के लाई है। और ये बात नेहा पहले से जानती थी कि अब यही होने वाला है, क्योंकि उसने पहले भी कई बार इस तरह की कहानी देख रखी थी। तो वो भी पीछे पीछे चल दी और उसने छुप के वो चीज़ देखी कि मम्मी ने पूरा का पूरा जो पर्स उसके अंदर छुपा के ले गई थी वो ब्लाउज से निकालकर बेटी को दे दिया। तो इस तरह से बेटी को भी पूरा पैसे लेने की लत लग गई थी। ससुर जी की मंथली इनकम 50,000 से भी ऊपर थी, लेकिन उनको देखने से ऐसा लगता था जैसे उनके पास कुछ भी नहीं है। वो लोग बहुत ही गरीब की तरह रहते थे। खैर, इसी बीच अजय की सरकारी नौकरी लग गई दूसरे शहर में, और अजय और नेहा के एक बेटा और बेटी भी हो गए थे इस दौरान। और वो भी अजय के साथ दूसरे शहर में जाने की जिद करने लगी। तो इधर सास को भी कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि शायद वो चाहती ही थी कि ये लोग कब यहाँ से चले जाएं, जिससे कि वो अपनी बेटी को और भी अच्छी तरह से जो देना लेना चाहती हैं वो दे ले सके। कई बार नेहा ने उनके चेहरे पे बहुत परेशानी देखी थी उन लोगों के रहते हुए, ना वो कुछ बात कर पाती थी बेटी से,
वो छुप के इधर उधर बात करती थी। कई बार वो ये ध्यान देती थी कि ऊपर जाके बात करें, या कई बार वो बहुत परेशान रहती थी, छत पे भाग भाग के जाती थी बेटी से बात करने के लिए। तो ये बात बहुत बार नेहा ने महसूस की थी कि उनको परेशानी होती है, बेटी से वो छुप के बात करती हैं और या बहुत धीमे बात करती हैं, और अगर कभी नेहा वहाँ चली गई तो वो बात को पलट देती हैं, हाँ लो नेहा भी आ गई, उससे भी बात कर लो। तो इस तरह से उन्होंने बहुत आसानी से भेज दिया। तो सास ससुर के पास क्योंकि उसके बच्चों को और उसको खिलाने के लिए अब पैसे बचे नहीं थे, वो भी एक कारण था। उनका सारा ध्यान सीमा और उसके बच्चों की अच्छी परवरिश कैसे हो जाए, बस इसी पर लगा रहता था। तो ससुराल में नेहा को छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी तरसना पड़ता था। लेकिन जब दूसरे शहर में आने के बाद अजय के साथ वो भी नौकरी करने लगी तो उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी बीतने लगी। अब वो बहुत अच्छी ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी जीने लगी थी। अब उसे पैसे की भी कमी महसूस नहीं होती थी और वो ससुराल भी अब बहुत कम जाती थी। जब सास ससुर बीमार पड़ते थे या उसको बुलाते थे देखभाल के लिए, तब वो जाती थी। अब सास ननद के पैसों के लेन देन का भी उसको पता नहीं चलता था और ना ही उसको कुछ पता भी लगाना था उसको, बल्कि वो बहुत खुश थी कि उसको कुछ भी पता नहीं लग रहे है और ना ही उसको कभी कोई चिढ़ मच रही है कि उसको कुछ नहीं मिल रहा। क्योंकि जब वो वहाँ रहती थी और अपने साथ सौतेला व्यवहार देखती थी तो उसको बहुत दुख होता था और बहुत चिढ़ भी मचती थी अंदर अंदर। लेकिन अब उसका जीवन बहुत शांत हो गया था। उसको बिल्कुल भी चिढ़ नहीं मचती थी कि अब मम्मी उसको क्या दे रही हैं, क्या नहीं दे रही हैं, और ना ही उसको कोई मतलब था। वो अपने लाइफ में बहुत खुश थी। तो बस मैं अब ये बताना चाहती हूँ, इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि जितनी भी जान पहचान हो शादी से पहले लड़की के माँ बाप की लड़के के घर वालों से, लेकिन कभी भी लड़की के माँ बाप को ऐसे ही लड़की की शादी नहीं कर देना चाहिए, बल्कि जब शादी तय हो जाए तो उसके लड़के वालों के घर 2-4 बार जाकर ज़रूर देखना चाहिए शादी से पहले कि लड़के वालों के घर का स्टैंडर्ड उनके घर से मैच कर रहा है, कि जो परवरिश उन्होंने अपनी बेटी को दिया है उस स्टैंडर्ड से अगर मैच कर रहा है लड़के वालों के घर की स्थिति, तो ही अपनी बेटी को वहाँ ब्याहें। और ये भी क्लियर कर लें कि जो भी उनकी लड़की ड्रेस पहनती है उसकी क्या पाबंदी रहेगी उसके ससुराल में। क्योंकि नेहा अपने घर में सब कुछ पहनती थी, पैंट शर्ट स्कर्ट सलवार कुर्ता पहनने वाली लड़की, और उसके ससुराल में सीधे उसको बोला गया कि अब तुम बहू हो इस घर की। हर वक्त सिर से पल्लू रखना पड़ता था उसको, और आसपास के लोगों से भी उसको बिल्कुल मिलना जुलना नहीं था और ना ही उसको ज़ोर से हंसना था, क्योंकि अब वो एक बहू बन चुकी थी। उसके ससुराल में उसको ये समझाया जा रहा था कि तुम बहू हो और तुमको इसी तरह से रहना चाहिए। तो हर लड़की के माँ बाप को ये ज़रूर सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने अपनी लड़की को परवरिश दिया है, रखा है, शान शौकत में रखा है, क्या ससुराल में उसको उस तरह की ज़िंदगी मिल सकेगी? क्योंकि वो एक बहू बन चुकी थी, इसलिए उसको सुबह सबके उठने से पहले उठ जाना चाहिए था और सबके सोने के बाद ही उसको सोना चाहिए था। जन्म से लेकर शादी तक जो भी उसने जीवन जिया था उसको मायके में ही दफना कर जाना चाहिए था, क्योंकि अब वो बहू बन गई ना। अब उसको वही करना होगा जो उसका नया परिवार कहेगा, जो उसको सिर्फ चंद दिनों से जानता है और जिनको उनके दुख दर्द की
और जिनको उसके दुख दर्द की कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो तो अब बहू बन गई थी ना। अब उसको अपनी परेशानियों को किसी से कहने का हक नहीं। कई लड़कियां अपना जीवन सिर्फ इसी कारण से सब समाप्त कर लेती हैं। कई लड़कियां अपना जीवन सिर्फ इसी कारण से समाप्त कर लेती हैं कि वो अपने ससुराल की जीवन शैली झेल नहीं पाती। उनके ऊपर बहुत बोझ डाल दिया जाता है अचानक से जिम्मेदारियों का, जैसा कि नेहा के साथ हुआ। आज भी वो सोचती है कि काश ऐसा ना हुआ होता उसके साथ। काश उसके माता पिता एक बार उसके होने वाले ससुराल की स्थिति घर के अंदर से देख लेते। सिर्फ इस बात पे विश्वास नहीं करते कि वो उस परिवार को पहले से जानते हैं, इसलिए और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं, किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, किसी और कहानी के साथ, फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।